नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड इतिहास की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम जो उत्तराखंड का इतिहास है तो प्रारंभ से लेकर और आधुनिक काल के अंत तक यानी पृथक राज्य जो आंदोलन है तो जिसमें हमारा जो उत्तराखंड संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास है तो उसमें हम विशेष रूप से इस सीरीज के माध्यम से चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में हमने उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल का मध्यकाल है वह प्रारंभ किया है। और इसके पहले यहाँ पर जो हमारा पंवार वंश है गढ़वाल में हम देखते हैं मध्यकाल में पंवार वंश शासन कर रहा होता है। और कुमाऊं की बात करें तो वहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण वंश चंद वंश शासन कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम पहले पंवार वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी पंवार वंश में आज की जो ये हमारी वीडियो है तो यह फतेहपत शाह के बारे में है 1664 से 1716। और इसका जो पहला भाग है यानी पार्ट 1 है तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और जिन्होंने भी फतेहपत शाह का जो पार्ट फर्स्ट है वह नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पर फतेहपत शाह के बारे में जानते हैं। तो 1664 से 1716 पर 16 तक यहाँ पर टाइम पीरियड है या काल है फतेहपत शाह का शासन काल है। तो यहाँ पर ये भाग 2 है और इसमें हम जो ये फतेहपत शाह का दूसरा भाग है तो इसमें हम फतेहपत शाह का जो तात्कालिक परिस्थिति है सबसे पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इस मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गढ़वाल की स्थिति देखें या श्रीनगर की स्थिति देखें तो यहाँ पर श्रीनगर स्थित है और यहाँ पर शासक है फतेहपत शाह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर की ओर यहाँ पर दापा स्थित है। दापा उस समय तिब्बत को कहा जाता था और यहाँ का जो शासक रहते हैं वह भी यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर एरिया है यानी जो चमोली उत्तरकाशी का उत्तरी भाग है तो यहाँ पर हम देखते हैं लगातार उनके द्वारा आक्रमण किया जाता है। और इसी प्रकार कुमाऊं पर भी आक्रमण किया जाता है यानी जो चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़ हमारे 3 जिले हैं तो इनका जो ऊपरी भाग है तो यहाँ पर लगातार ये जो यहाँ पर भोटिया व्यापार होता था उसको भी प्रभावित करते थे। और सीमांत जो गाँव हैं तो वहाँ पर आक्रमण कर यहाँ पर जो ये दापा के शासक रहते हैं तो लगातार छापे मारते रहते थे, आक्रमण करते रहते थे। और इनका जो मुख्य यहाँ पर उद्देश्य होता था वह लूटमार करना था, धन दौलत को यहाँ पर अपने राज्य में ले जाना था। तो यहाँ पर दापा शासक है उत्तर में। उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में औरंगजेब का शासन रहता है, मुगल काल रहता है 1659 से लेकर 1707। तो यहाँ पर मुगल काल है, दिल्ली में औरंगजेब शासन कर रहे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में यहाँ पर 4 समकालीन शासकों की जानकारी प्राप्त होती है जिसमें बाज बहादुर चंद हैं 1638 से 78, उद्योग चंद 78 से 98, ज्ञानचंद हैं 1698 से 1708 और अंतिम यहाँ पर जगत चंद 1708 से 20 तक। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सा किसका समकालीन शासक नहीं है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब इसके बाद कहानी क्या होती है, यहाँ पर पश्चिम की बात करें तो सिरमौर में यहाँ पर रुद्रप्रकाश और यहाँ पर रुद्रप्रकाश शासक रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक अन्य शासक मेदिनी प्रकाश का भी जिक्र आता है जो आगे आएगा अभी। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम इधर सहारनपुर के क्षेत्र की बात करें तो सहारनपुर में जो यहाँ पर शासक रहते हैं मोस्टली यहाँ पर मुगल जो शासक रहते हैं या मुस्लिम शासक यहाँ पर होते हैं और उनके द्वारा भी यहाँ पर दून के क्षेत्र में लगातार आक्रमण किए जाते हैं। और इसके अलावा सिरमौर के साथ यहाँ पर बैराटगढ़, जौनसार और कालसी का क्षेत्र भी विवादित रहता है। तो इस प्रकार की कुछ तात्कालिक स्थिति है यहाँ पर। तो इस क्रम में यहाँ पर अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए और बाह्य आक्रमण को रोकने के लिए फतेहपत शाह को कई युद्ध यहाँ पर करने पड़ते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले दापा की बात करें तो दापा तिब्बत का क्षेत्र है तो यहाँ पर फतेहपत शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है, उसको करद बनाया जाता है। और इसमें दापा बिहार में फतेहपत की बंदूकें, तलवार, कवच और सिर स्त्राण यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। तो यानी उनके जो विजय है तो वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर करद का मतलब है कि जो दापा का शासक है तो उसके लिए कर देने के लिए मजबूर किया जाता है। और उसके बाद लगातार जो दापा शासक है तो उसके द्वारा यहाँ पर कर भेजा जाता है। और इससे पहले हम मानसा के टाइम पीरियड से या लगातार देखते आते हैं कि दापा शासक को परास्त किया जाता है, उस पर कर लगाया जाता है और वह कर लगातार देता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर सिरमौर शासक रुद्रप्रकाश रहते हैं 1685 में। तो 1685 में यहाँ पर फतेहपत शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है जिसमें बैराटगढ़, जौनसार और कालसी का क्षेत्र विजय किया जाता है। उसके अलावा मेदिनी प्रकाश का टाइम पीरियड है। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर
पोंटा के क्षेत्र में रहते हैं, उनका दुर्ग का निर्माण करते हैं और इस क्रम में इनके साथ भी भंगाणी का युद्ध होता है 1689 में, और इसका जिक्र गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा विचित्र नाटक में मिलता है। तो यहाँ पर इसके अलावा सहारनपुर के क्षेत्र पर ये आक्रमण करते हैं 1692 में, और जिसमें कहा जाता है कि सहारनपुर तक यहाँ पर गढ़ शासकों का शासन स्थापित था। और उसके अलावा कुमाऊं से और गढ़वाल में जो चंद शासक हैं, गढ़वाल में पंवार शासक हैं, तो लगातार अजय पाल के काल से ही हमें यहाँ से युद्ध देखने को मिलते हैं, और कभी गढ़वाल शासक जीतते हैं तो कभी कुमाऊं के। तो यहाँ पर लगातार एक दूसरे पर आक्रमण का सिलसिला ये जारी रहेगा आगे तक। तो ये इस प्रकार के जितने भी ये घटनाक्रम हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कवि देवराज के प्रसिद्ध ग्रंथ गढ़वाल राज्ञा वंशावली में की बात करें तो इसमें फतेहपत शाह को वीर फतेहपत शाह कहा गया है, और वास्तव में वह अपनी राज्य की सीमाओं की सुरक्षा एवं विस्तार के लिए जीवन पर्यंत युद्ध स्थलों में संघर्षरत रहा। तो यही बात कर रहे हैं कवि देवराज अपने गढ़वाल राज्ञा वंशावली जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, कि इसमें जो वीर फतेहपत शाह हैं यानी गढ़वाल के शासक हैं, तो यह अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा और विस्तार के लिए, तो यहाँ पर जीवन पर्यंत क्या है, युद्ध स्थलों में संघर्ष होता, और कई यहाँ पर फतेहपत शाह के द्वारा युद्ध लड़े जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कुमाऊं अभियान। तो कुमाऊं की तरफ से यहाँ पर कई प्रमुख युद्ध होते हैं, जिसमें 6 प्रमुख ऐसे युद्ध हैं जिनके आक्रमण ने श्रीनगर को उजाड़ कर रख दिया था। तो यहाँ पर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर को गढ़वाल की दिल्ली भी कहा जाता है। तो इसी क्रम में यहाँ पर जो श्रीनगर है तो इस पर कई आक्रमण होते हैं और उसको पूरी तरह दिल्ली की तरह बर्बाद कर दिया जाता है, और उसके बाद पुनः फिर जो गढ़ शासक हैं उसकी स्थापना करते हैं। तो इस कारण इसको गढ़वाल का दिल्ली भी कहते हैं। तो कुमाऊं अभियान की बात करें तो चंद वंश के 4 समकालीन शासक यहाँ पर कुमाऊं के फतेहपत शाह के समकालीन हैं। 1678 ईस्वी से अंत तक लगातार युद्ध होते हैं। तो यानी जब से यहाँ पर उद्योगचंद शासक बनते हैं तो लगातार यहाँ से कुमाऊं के क्षेत्र से हमें आक्रमण देखने को मिलते हैं। युद्ध का कारण, जो मुख्य कारण है, एक तो राज्य सुरक्षा और दूसरा राज्य विस्तार। तो दोनों अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए और राज्य को विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए लगातार एक दूसरे से युद्ध करते रहते हैं। और यहाँ पर कभी गढ़ शासक की विजय होती है तो कभी हार। तो इस क्रम, यह जो क्रम है तो यह चलता रहता है। अब इसके बाद बाज बहादुर चंद की बात करें 1638 से 78 तक, तो सेनापति रहते हैं मैसी साहू। तो यहाँ पर इनके प्रमुख सेनापति बाज बहादुर चंद के सेनापति रहते हैं मैसी साहू, और यह उद्योग चंद के काल में भी अपनी सेवाएं देती हैं। तो यहाँ पर उद्योग चंद का टाइम पीरियड है 1678 से 98 तक। तो उद्योग चंद जैसे ही शासक बनते हैं तो इनका मुख्य काम क्या है, गढ़वाल पर आक्रमण करो। तो कुमाऊं में मुख्यतः यहाँ पर जो भी शासक बनते हैं तो गढ़वाल की धन धान्य से प्रभावित होते हैं, और लगातार यहाँ पर हम लक्ष्मीचंद के टाइम पीरियड से देखते हैं कि एक के बाद एक आक्रमण होते हैं, कई आक्रमण यहाँ पर होते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर उद्योग चंद के द्वारा भी आक्रमण किए जाते हैं, और इस क्रम में यहाँ पर युद्ध होते हैं, और जिसमें 1678 में बदानगढ़ी का युद्ध होता है, और इसमें जो सेनापति रहते हैं मैसी साहू, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1678 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैसी साहू जो उनके सेनापति थे उनकी मृत्यु कब हुई, कौन से युद्ध में हुई, तो बदानगढ़ी के युद्ध में 1678 में। इसके अलावा चांदपुर गढ़ी 1680 में फतेहपत शाह इसमें मुश्किल में आ जाते हैं, श्रीनगर छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है। और जब लगातार यहाँ पर युद्ध होते रहते हैं तो उसके बाद यहाँ पर गढ़ शासक के द्वारा यहाँ पर डोटी कहा जाता है, पश्चिमी नेपाल का क्षेत्र रहता है, और यहाँ पर शासक रहते हैं देवपाल। तो देवपाल यहाँ पर शासक रहते हैं, और इनके साथ यहाँ पर समझौता करते हैं फतेहपत शाह कि दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं उद्योग चंद पर, और उद्योग चंद को यहाँ पर परास्त करते हैं। तो होता क्या है कि जो डोटी शासक रहते हैं या नेपाल के शासक रहते हैं देवपाल, उनके द्वारा फतेहपत शाह के साथ संधि की जाती है। इनका भी आपस में सीमा विवाद चलता रहता है। तो उद्योग चंद अपने चंद वंश में एक महान शासक होते हैं, और यह दोनों को 1680 में परास्त कर देते हैं, यानी दोनों मोर्चों पर लड़ाई करते हैं, और गढ़ शासक को भी और देवपाल यानी डोटी शासक को भी, तो दोनों को परास्त कर देते हैं। और यह जो अभियान रहता है फतेहपत शाह का, तो वह भी असफल हो जाता है। तो 1678 में शासक बनते गढ़वाल पर आक्रमण, और बदानगढ़ युद्ध में मैसी साहू मारा गया। पुनः यहाँ पर गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, और चांदपुर गढ़ी में यहाँ पर युद्ध होता है। फतेहपत शाह काफ़ी मुश्किल में आ जाते हैं, श्रीनगर छोड़ के जाना पड़ता है। इसके अलावा संधि होती है 1680 में देवपाल के साथ, फिर भी यह अभियान असफल हो जाता है,
और दोनों यहाँ पर हार जाते हैं, उदयचंद की विजय होती है। इसके अलावा 1679 में पुनगढ़ के युद्ध में श्रीनगर को जमकर लूटा जाता है। तो पुनगढ़ का युद्ध भी होता है 1679 में, और इसमें भी उदयचंद के द्वारा श्रीनगर में जमकर लूट खसोट मचाई जाती है। अब इसके बाद अगले नेक्स्ट शासक हैं ज्ञानचंद सेकंड, 1698 से 1707 तक। तो यहाँ पर ज्ञानचंद के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ज्ञानचंद के टाइम पीरियड में यहाँ पर कई प्रमुख युद्ध होते हैं, और इसके अलावा इनके द्वारा 1699 में जब आक्रमण किया जाता है तो नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को कुमाऊं ले जाया जाता है और उसकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा ले जाने का, जो कुमाऊं ले जाने का श्रेय है, तो वह भी ज्ञानचंद को जाता है। उसके बाद कमिश्नर ट्रेल के द्वारा पर्वतेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है और उसे ही नंदा देवी वर्तमान मंदिर में के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर पहले 1699 में आक्रमण होता है गढ़वाल में चांदपुर गढ़ी के क्षेत्र में, और वहाँ से सोने की स्वर्ण प्रतिमा ले जाई जाती है कुमाऊं। उसके अलावा यहाँ पर 1700 में फतेहपति शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है ज्ञानचंद पर, और उसके बाद 1703 में यहाँ पर दुदौली का युद्ध होता है और फतेहपति की इसमें हार हो जाती है। तो प्रमुख दुदौली का युद्ध 1703 में होता है, और 1705 में पुनः फिर यहाँ पर चंद्रवंश यानी ज्ञानचंद सेकंड के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। तो इसको थोड़ा इस प्रकार समझते हैं कि 1699 का आक्रमण ज्ञानचंद के द्वारा और नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को कुमाऊं ले गए। इसके अलावा 1703 में दुदौली का युद्ध, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। गढ़ शासक की हार होती है और श्रीनगर छोड़कर जाना पड़ता है। इसके अलावा 1705 में चांदपुर गढ़ी का युद्ध होता है और इनके द्वारा अत्यधिक लूटपाट की जाती है। बाकी छोटे मोटे जो युद्ध हैं वह चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो सीमावर्ती युद्ध हैं वह चलते रहते हैं, प्रसिद्ध युद्धों की बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर जगततन, कुमाऊं का स्वर्णिम काल, यानी गढ़वाल का स्वर्णिम काल फतेहपत शाह, और कुमाऊं का जो स्वर्णिम काल है जगतचंद के शासनकाल को कहा जाता है 1708 से 1720। तो यहाँ पर 1709 में जैसे ही शासक बना, पहला काम क्या होगा, गढ़वाल पर आक्रमण करो। तो गढ़वाल पर आक्रमण होता है 1709 में, और श्रीनगर में जमकर लूट खसोट मचाई जाती है, धन धान्य लूटा जाता है और वापस आ जाते हैं कुमाऊं में। उसके बाद यहाँ पर 1710 में फतेहपत शाह फिर आक्रमण करते हैं जगतचंद पर, और बैजनाथ तक कहा जाता है कि वह विजित कर लेते हैं, और बागेश्वर की पट्टी कत्यूर के गढ़सार, यहाँ पर एक गांव है गढ़सार गांव को यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर को दान दे देते हैं। तो कहते हैं यहाँ का राजस्व वर्तमान में भी बद्रीनाथ मंदिर को समर्पित है, बद्रीनाथ मंदिर को जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कुमाऊं के साथ, जो कुमाऊं के चंद शासकों के साथ युद्ध है। अब इसके बाद यहाँ पर सिरमौर अभियान की बात करें तो सिरमौर में यहाँ पर दो शासकों के नामों का जिक्र मिलता है, जिसमें पहला रुद्र प्रकाश। तो पहले शासक रुद्र प्रकाश रहते हैं। तो फतेहपति यहाँ पर रुद्र प्रकाश पर आक्रमण करते हैं, और जिसमें जो कालसी या बैराटगढ़ देहरादून का जो पश्चिमी क्षेत्र है, तो ये भी लगातार इनके साथ भी सीमा विवाद चलता रहता है सिरमौर शासकों के साथ। तो कभी यहाँ पर सिरमौर शासकों का कब्जा रहता है और कभी गढ़वाल के शासकों का। तो इसी क्रम में यहाँ पर फतेहपत शाह आक्रमण करते हैं, और रुद्र प्रकाश यहाँ पर कालसी, बैराटगढ़ आदि यहाँ पर जो क्षेत्र है, जौनसार क्षेत्र है, तो वहाँ पर हार जाते हैं, और 1585 में यहाँ पर गढ़वाल शासक के अधीन ये हो जाते हैं। तो यानी 1585 में शासक है रुद्र प्रकाश। उसके बाद बनते हैं मेदिनी प्रकाश, शासक बनते हैं सिरमौर के, और मेदिनी प्रकाश यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह हैं, तो उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं पोंटा के क्षेत्र में कि आपको यहाँ पर, आप इस क्षेत्र में आओ। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, तो वह उनका जो निमंत्रण है, आमंत्रण है, वह स्वीकार कर देते हैं और पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो इसी क्रम में फिर यहाँ पर एक गुरु गोविंद सिंह के साथ इनका युद्ध होता है, भंगाणी का युद्ध। तो यह 18 सितंबर 1689 में होता है, और इसका जो जानकारी है, ये वर्णन है, तो विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा है गुरु गोविंद सिंह की, जो कि सिखों के 10वें गुरु भी थे। तो इनकी आत्मकथा में इसका वर्णन मिलता है, और यहाँ पर पंडित हरकृष्ण रतोड़ी जी कहते हैं कि संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो जाता है, दोनों में से कोई भी किसी की भूमि पर कब्जा नहीं करता है। तो संधि के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है, पर आपको ध्यान रखना है कि भंगाणी का युद्ध किसके बीच हुआ, गुरु गोविंद सिंह और फतेहपत शाह के बीच, और 18 सितंबर 1689 में होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो युद्ध हो जाता है, तो यहाँ पर भंगाणी के युद्ध के बाद यहाँ पर दून व सहारनपुर अभियान है। तो दून और सहारनपुर अभियान की अगर हम बात करें तो मुगलों के अधीन यहाँ पर दून का क्षेत्र है, दून भी विभाजित क्षेत्र है, और सहारनपुर यहाँ पर जो मुस्लिम शासक रहते हैं वह शासन कर रहे होते हैं। तो मुगलों के अधीन दून और सहारनपुर के क्षेत्र पर यहाँ पर आक्रमण किया जाता है फतेहपत शाह के द्वारा,
और 1692 में फतेहपत शाह द्वारा आक्रमण कर कब्जा कर दिया जाता है। और लंबे समय तक ये जो क्षेत्र हैं यह गढ़ शासक यानी गढ़वाल के शासकों के अधीन रहते हैं। और इसकी जो जानकारी है वह मिलती है सहारनपुर मेमायर जी.आर. विलियम्स का यह जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, और उसके अलावा ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर वार्टन का ग्रंथ है। तो यह दोनों ग्रंथों में इस आक्रमण और यहाँ पर लंबे समय तक गढ़ शासकों के अधीन होने की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो फतेहपत शाह के काल की बात करें तो कुमाऊं से 6 बड़े आक्रमण यहाँ से देखने को मिलते हैं, और इसमें श्रीनगर पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो पुनः गढ़ शासक उसको बनाते हैं। इसके अलावा शिव प्रसाद डबराल जी कहते हैं कि फतेहपत के कई युद्धों का उद्देश्य सीमांत गांव यानी जो सिरमौर, सहारनपुर और कुमाऊं के क्षेत्र से होने वाले आक्रमण थे तो उनसे उनको बचाना था। यानी अपने सीमांत गांवों की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए फतेहपत को ये सब युद्ध करने पड़े। तो ये किसका कथन है? शिव प्रसाद डबराल यानी चारण का कथन है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर मोलाराम, तो मोलाराम यहाँ पर फतेहपत को प्रीतम शाह कहकर संबोधित करते हैं, और उत्तराखंड में गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार भी हैं मोलाराम। तो इनका वर्णन आगे आएगा अभी प्रदीप शाह के काल से। तो फतेहपत को यहाँ पर प्रीतम शाह कहकर इन्होंने संबोधित किया है। इसके अलावा इनके द्वारा अष्टकोण रजत मुद्रा चलाई गई, जो कि 8 कोनों वाली मुद्रा थी, जो कि चांदी की बनी हुई। तो यहाँ पर अष्टकोण रजत मुद्रा, अगर प्रश्न आता है किसके द्वारा जारी की गई, गढ़वाल के किस शासक के द्वारा, तो फतेहपत शाह के द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो फतेहपत थे एक योग्य, वीर, साहसी व धर्मपरायण व दानी व संगीत कला को सम्मान देने वाला व विद्वानों का आश्रयदाता तथा कुशल प्रशासक था। तो यहाँ पर फतेहपत शाह एक महान शासक रहते हैं, योग्य रहते हैं, वीर रहते हैं, और इस प्रकार ये विभिन्न युद्ध लड़ते हैं जिनमें किसी में हार होती है, किसी में जीत होती है, लेकिन यह अपनी जो सीमाओं की सुरक्षा है तो उसको करने में यहाँ पर कामयाब रहते हैं, और अपने राज्य का विस्तार यहाँ पर सहारनपुर और दून के क्षेत्र में करते हैं। तो इस प्रकार एक महान शासक होते हैं, और इनके समय की एक प्रमुख घटना मानी जाती है कि इनके शासन काल में इतनी शांति और इतना मतलब सुरक्षा का भाव होता था कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाए जाते थे। और उसके अलावा यहाँ पर या विद्या अनुरागी शासक है, और कई महान जो यहाँ पर जो विद्वान हैं तो उनको आश्रय देते हैं, नवरत्न इनके दरबार में विराजते थे। तो इस प्रकार इनके काल को यहाँ पर स्वर्णिम काल की विद्वानों के द्वारा संज्ञा दी जाती है। तो अंततः यहाँ पर 1716 में फतेहपत शाह का निधन हो जाता है। तो इसके बाद जो अन्य शासक आएंगे तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।